सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो मेरे लिए बातें कही उससे मेरा मन काफी अच्छा प्रफुल्लित हुआ है। और मुझे एक आपके माध्यम से एक आम जनता को और प्रबुद्ध जनों को आपदा प्रबंधन के विषय में जानने के लिए जो उत्सुकता है आपकी, उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि चलिए इसी समाज के अंदर कम से कम इस विषय पर एक अच्छी जागरूकता आएगी। सब सर्वप्रथम मैं कुछ जो आपने प्रश्न उठाया था मेरे विषयों के संबंध में कि ये जो विषय मेरे जो अलग अलग कैसे थे, तो उसके पहले मैं प्रकाश आपको डाल दूं कि जो बैचलर इन फिजियोथेरेपी मैंने किया था एमजीएम मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैं एमबीए एक्चुअली हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहता था, पर किसी कारणवश मेरे को वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाया था। तो उसी वर्ष 2007 में प्रबंधन अध्ययन संस्थान देविल्या विश्वविद्यालय में एमबीए डिजास्टर मैनेजमेंट का एक नया कोर्स लॉन्च हुआ, जो अपने आप में एक नए प्रकार का कोर्स था। पूरे देश में शायद पहली बार इस तरह का कोई कोर्स शुरू हो रहा था, क्योंकि अभी तक जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज थे वो या तो ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के तहत सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम होते थे। पर फुल टाइम प्रोग्राम पहली बार प्रबंधन अध्ययन संस्थान ने उसको शुरुआत करी, और हम लोग प्रथम बैच के वहां पर पास आउट हम लोग थे 2007 से। उसके बाद लगातार सन 2023 तक मैंने हर बैच को वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया, क्योंकि आज भी वहां पर कोई रेगुलर फैकल्टी नहीं थी। एज ए विजिटिंग फैकल्टी मैंने ही उन बच्चों को आज तक पढ़ाया है। और आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि वहां से जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और अलग राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भी सीनियर रिसर्च ऑफिसर के पोस्ट में वो बच्चे पहुंच चुके हैं। तो एक बहुत ही यूनिक कोर्स है। और उसके पहले मैंने, आपने जिक्र किया आपदा प्रबंधन का, तो मैंने दिव्यांग जनों के साथ 13 वर्ष लगभग काम किया, जिसमें से जो दिव्यांग जन थे वो मंद बुद्धि, सेरेबल पल्सी, मेंटल रिटार्डेड, सेरेबल पल्सी, ऑटिज्म और मल्टीपल डिसेबल्ड दिव्यांग जनों के साथ मैंने काम किया, क्योंकि उन्हें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता भी पड़ती थी और उनके सामाजिक उत्थान की भी आवश्यकता थी। तो एक प्रकार से वो मेरे लिए एक सोशल डिजास्टर मैनेजमेंट का एक वर्क था। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पीएचडी करने का मौका मिला। मेरी जो पीएचडी का जो थीसिस का टाइटल है वो भी हॉस्पिटल इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रोग्राम पर मैंने पूरा किया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर डिजास्टर आता है तो सबसे पहले हमें कहाँ जाने की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में। पर हॉस्पिटल ही अगर उस डिजास्टर के लिए तैयार नहीं है तो फिर डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है, आपदा का जो प्रभाव है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अस्पताल में सबसे पहले आपदा का प्रबंधन जरूरी है, जब वो अस्पताल के बाहर का आपदा प्रबंधन हम सही तरीके से कर पाएंगे। तो मेरा जो थीसिस का टाइटल था वो भी स्टडी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन द वेरियस हॉस्पिटल्स पर मेरा था, जिसको अवार्ड मुझे हो चुकी है डिग्री पीएचडी की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय से। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी के साथ मैंने मेडिकल का ज्ञान लिया, मैंने समाज सेवा का भी अपना ज्ञान लिया, थोड़ा सा प्रबंधन का भी लिया। और अब प्रबंधन विषय में अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट विषय हर यूनिवर्सिटी में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर तो मैं मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स विषय में ज्यादा से ज्यादा इनका लेता हूँ, पर आपदा प्रबंधन का जिक्र जरूर आ जाता है। तो आज मैं यही समझाने की आप लोग कोशिश करूंगा कि एवरी मैनेजमेंट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है? एक आपदा को एक सरल भाषा में अगर हम समझे तो आपदा का मतलब होता क्या है? तो डिजास्टर इज डिफाइंड एज अ सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ए सोसाइटी कॉजिंग वाइड स्प्रेड ह्यूमन मटेरियल एनवायरमेंटल लॉसेज। या इसको हम बोल सकते हैं सडन और मस्ट मेजर मिसफॉर्च्यून इवेंट डिस्टर्ब द बेसिक फैब्रिक फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। मतलब एक ऐसी घटना, एक अचानक होने वाली ऐसी घटना या एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हमारे समाज के ढांचे को खत्म कर दे या रोजमर्रा के कार्यों को रोक दे, उसे हम आपदा कहते हैं। अ सडन मिसफॉर्च्यून विल डिस्टर्ब ऑल द फंक्शनिंग, ऑल द प्लानिंग, ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड अ डिजास्टर। जैसे बहुत अच्छा समय चल रहा है, रोज सुबह हम उठे, अचानक से भूकंप आ गया। हमें नहीं मालूम था कि आज भूकंप आ जाएगा, कहीं भविष्यवाणी भी नहीं हुई, कुछ पता भी नहीं चलता भूकंप के बारे में। अचानक भूकंप आ गया, एक सडन मिसफॉर्च्यून हो गया। लोग सुबह उठे थे, उनको नहीं पता था, बड़े अपने जो डेली रूटीन एक्टिविटी समाज की चल रही थी उसमें लोगों को कुछ भी ऐसा ज्ञात नहीं था कि आगे आने वाले सेकंड में मेरे साथ में क्या होने वाला है। तो एक क्या आ गया, एक सडन मिसफॉर्च्यून हो गया, एक अचानक से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, जिससे सामाजिक गतिविधियों में रोक लग गई, जो आपके डेली रूटीन एक्टिविटी में रोक लग गई, जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया।
तो इस प्रकार के इवेंट को हम बोलते हैं डिजास्टर या आपदा। तो सडन मिसफॉर्च्यून विच डिस्टर्ब्स ऑल द बेसिक फैब्रिक एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी इज कॉल्ड अ डिजास्टर। तो हमने इसमें कम्युनिटी शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कम्युनिटी में ह्यूमन बींग्स और एनिमल दोनों का समावेश होता है, इसलिए हमने कम्युनिटी शब्द का प्रयोग किया है, सोसाइटी का नहीं, सोसाइटी एंड कम्युनिटी दोनों का प्रयोग किया है कि इससे जानवर जो एनिमल्स है वो भी प्रभावित होते हैं और समाज में रहने वाले जो मनुष्य की अलग अलग प्रजातियां हैं वो भी प्रभावित होती है। एक सडन मिसफॉर्च्यून जो होता है, एक मेजर मिसफॉर्च्यून जो होता है, तो सडन इवेंट के रूप में हमारे सामने आता है और हमारे बेसिक फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, उस इवेंट को, उस कालखंड को हम आपदा या डिजास्टर के नाम से जानते हैं। तो ये एक डेफिनेशन, एक साइंटिफिक डेफिनेशन हम। अब बात करते हैं हम लोग व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। प्रबंधन क्या होता है, जुड़ गया है प्रबंधन। प्रबंधन एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। आज हर जगह आप देखो, जिसको देखो वो भैया मैनेजमेंट करना है, मुझे एमबीए करना है, मैनेजमेंट करना है, पर करना क्या है ये समझ नहीं आता है। बस मैनेजमेंट करना है, एमबीए करना है, ये लोग बहुत सारे जो भेड़ चाल चलती जा रही है उसमें लोग अपने आप को समाहित करते जा रहे हैं। पर प्रबंधन का मतलब होता क्या है, मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है, ये हम लोग कभी समझ नहीं पाते हैं। जबकि हम सुबह से लेकर शाम तक रोज मैनेजमेंट कर रहे हैं, रोज मैनेजमेंट को जी रहे हैं, रोज मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि किसी भी शब्द के साथ अगर प्रबंधन जुड़ जाता है, मैनेजमेंट जुड़ जाता है, तो उस शब्द की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैनेजमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिराइव्स द ऑप्टिमम और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज और मिनिमाइजेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका हम कितना उपयोग करके अपने कार्यों को संपादित कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं जो भी उपलब्ध संसाधन हमारे पास में है, या आने वाले भविष्य की अनिश्चितताओं को कैसे कम कर सकते हैं, ये जो कला कहलाती, ये जो स्किल कहलाती, दैट इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट। और हम यही अब दिन भर करते हैं, सुबह उठते हैं, हम स्नान करते हैं, ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, तो हम ये चाहते हैं ना कि हम ऑफिस हमारे समय पे पहुंच जाए, जिससे हमें हमारे जो भी सीनियर्स उनकी डांट ना खानी पड़े। मतलब जो डांट खाने की जो अनिश्चितता हमारे मन में बनी हुई है, उस अनिश्चितता को हम कम करते हैं समय पर ऑफिस पहुंचकर, मतलब हमारे टाइम को मैनेज करके। मतलब जो हमारे पास में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हैं उसको कैसे मैनेज करना है, ये करके हम लोग वो काम करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को बोला जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिराइव्स द ऑप्टिमम और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज और मिनिमाइजेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये प्रबंधन का एक बहुत बड़ा जो है काम होता है कि हमें अनिश्चितता को कम से कम करके रखना है और हम बेहतर तरीके से संसाधनों का उपयोग करना है। अब डिजास्टर में ये कला जो स्किल होती है मैनेजमेंट की, ये बहुत काम की रहती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच। डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता, ये एक पूरा टीम वर्क होता है, एक ग्रुप वर्क होता है। सभी को साथ में मिलकर सही तरीके से काम करके उस चीज को प्रबंधित किया जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजास्टर, ड्यूरिंग द डिजास्टर और आफ्टर द डिजास्टर। मतलब आपदा के पूर्व, आपदा के समय और आपदा के पश्चात मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स करके इन सब चीजों को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और दिस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट को जनरली तीन भागों में बांट सकते हैं। जो प्रबंधन के जो तीन मुख्य बिंदु होते हैं डिजास्टर के, दैट इज द आपदा के पूर्व का प्रबंधन, आपदा के समय का प्रबंधन और आपदा के बाद का प्रबंधन। तो बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजास्टर, ड्यूरिंग अ डिजास्टर एंड आफ्टर मॉर्ट ऑफ डिजास्टर। और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डिजास्टर का, ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजास्टर जब भी आता है बहुत बड़ा नुकसान करके जाता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स का नुकसान हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो, बहुत नुकसान करके जाता है। क्योंकि निर्माण करना, किसी भी वस्तु का निर्माण करना, किसी भी चीज को बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इसके लिए हमें बहुत वर्ष लग जाते हैं। पर उन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ह्यूमन बींग्स को खत्म करने में मात्र एक सेकंड का समय लगता है। तो उस ह्यूमन रिसोर्स को बचा के रखना, उस मानव संसाधन की रक्षा करना, एनवायरमेंट को रक्षा करना, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का मेन कॉन्सेप्ट है। तो द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट
टू सेव द लाइफ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। ये वर्ड आजकल बड़ा सुनाई आ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी हमें लाना है, समाज में सस्टेनेबिलिटी लाना है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अप्रोच है, उस अप्रोच के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना और सेव द लाइफ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा, अगर मानव संसाधन नहीं रहेगा, तो किसी भी विकास के कार्य करना हमारे लिए असंभव है। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का मुख्य जो ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज द सेव द लाइफ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच। तो बहुत सारे डिजास्टर्स आप लोगों ने सुने भी होंगे, अलग अलग टाइप के डिजास्टर्स होते हैं, जिसको हम अलग अलग दो कैटेगरीज में, एक ब्रॉड वे में हम दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आपका मैनमेड डिजास्टर और एक होता है आपका नेचुरल डिजास्टर, जिनके बारे में लगभग सभी को पता ही है। नेचुरल डिजास्टर में अलग अलग जो आपके भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड हो गया, आपका क्लाइमेट चेंज, इस तरह की जितनी भी अलग अलग मौसमी आपदाएं, जियोलॉजिकल डिजास्टर, मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर, ये सारी चीजें आपकी नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत आ जाती है। मैन मेड डिजास्टर में न्यूक्लियर डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर, फायर डिजास्टर, रेलवे एक्सीडेंट, एयरवे एक्सीडेंट, अलग अलग प्रकार की ऑयल फायर, कोल फायर, फॉरेस्ट फायर, डिफॉरेस्टेशन, ये बहुत सारी चीजें, जो ओजोन डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज, ये बहुत सारी अलग अलग सब कैटेगरीज में हम डिजास्टर को डाल सकते हैं। तो डिजास्टर अपने आप में एक बहुत ब्रॉड एरिया है, अलग अलग प्रकार के डिजास्टर हमें देखने को मिलते हैं। और आगे ये कॉन्सेप्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारे इंडिया में आया, ये कहाँ से आया हमें समझना बहुत जरूरी है। तो पहले भी डिजास्टर तो होते थे, जब ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था तब भी डिजास्टर होते थे। जैसे कई बड़ी बड़ी हमारे यहाँ आपदाएं हो गई हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, आप सभी को जानकारी है कि वर्ल्ड सबसे डेंजरस और सबसे क्रूशियल इंडस्ट्रियल डिजास्टर जो माना जाता है वो भोपाल गैस त्रासदी थी, जिसमें कई हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। एक बहुत बड़ा मैन मेड डिजास्टर हमें देखने को मिला। इसके अलावा साइक्लोन, चाहे उड़ीसा का सुपर साइक्लोन ले लीजिए 99 में, चाहे गुजरात का सुपर साइक्लोन ले लीजिए, चाहे वेस्ट बंगाल का सुपर साइक्लोन ले लीजिए, बड़े बड़े अर्थक्वेक हमारे यहाँ आ गए हैं। अर्थक्वेक में आप देखिए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड, गुजरात, बहुत सारे संवेदनशील इलाके हमारे अर्थक्वेक, और बड़े बड़े अर्थक्वेक हमारे देश में आए हुए हैं। 2001 का भुज का अर्थक्वेक हो गया, चाहे 1998 का जो है लातूर उस्मानाबाद, 1996 का लातूर उस्मानाबाद पे जो अर्थक्वेक आया, चमोली के अंदर जो अर्थक्वेक आया। तो ऐसे बहुत सारे डिजास्टर हम हमेशा हमारे सामने न्यूज के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पढ़ते जा रहे हैं, पर उसको प्रबंधन करने के लिए कोई इकाई अलग से बनी हुई नहीं। तो सर 1999 में एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया, जिसमें उन्होंने अनुशंसा करी कि एक आपदा प्रबंधन के लिए हमारे देश में भी कुछ चीज होना चाहिए। बट उसके पहले जापान के योकोहामा शहर में एक बहुत बड़ी बैठक हुई, और उसको उसको बोला गया, उस बैठक के बाद जो भी चर्चा निकली, जो भी उसके बाद में पारित हुआ, उसको बोला गया योकोहामा स्ट्रेटजी। और उन्होंने उस योकोहामा स्ट्रेटजी में फोकस किया था नेचुरल डिजास्टर को कम करना, कि नेचुरल डिजास्टर की रिस्क, जो जोखिम होता है, उसको कैसे कम करें। इसलिए सर 1990, वो जो बैठक हुई थी 1994 में होती जापान। तो 1990 से जो है 2000, जो दशक, जो डिकेट है, वो अनाउंस किया गया इंटरनेशनल डिकेट फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। और उसी के बाद जब भारत भी उस बैठक में शामिल हुआ था, उसी के बाद हमारे यहाँ सन 1999 में एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन हुआ, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की हाई पावर्ड कमेटी थी, क्योंकि आपदाओं का जो सबसे ज्यादा नुकसान होता था वो एग्रीकल्चर को होता था, एग्रीकल्चर सेक्टर को होता था। तो पहले केवल ये समझा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। तो 1999 में ये पूरी कवायद शुरू हुई, और 2005 में हमारे यहाँ आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया, जिसके बाद में ये पूरी आपदाएं जितनी भी थी, पहले डिपार्टमेंटल लेवल पर ये मैनेज की जाती थी। जैसे एयर एक्सीडेंट हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन देखेगी, केमिकल वाला हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट देखेगी, है ना। इसके बाद कृषि संबंधी ड्रॉट हुआ, साइक्लोन हुआ तो एग्रीकल्चर देखेगा। बट फिर जब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया, उसके बाद में संपूर्ण आपदाओं को एक अलग मंत्रालय, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित कर दिया गया। तो अब जो सुप्रीम बॉडी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है, और नेशनल लेवल पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया इस एक्ट के अंतर्गत, जिसके
चेयरपर्सन होते हैं खुद प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मतलब उनकी देखरेख में, उनके ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग में आपदा प्रबंधन के सारे कार्यों को संपादित किया जाता है। तो ये तो बात हुई कि हमारे इंडिया में इवोल्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहां से हुआ। तो अब ये एक्ट जो लागू हो चुका है 2005 में, और अभी आपने देखा है कोरोना काल बहुत बड़ा हमारे सामने से गया सन 2020 से 2022 तक। तब हमारे देश में जो लॉकडाउन लगाए गए, जो इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, वो भी इन आपदा प्रबंधन अधिनियम, एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूरे देश में उस समय लागू किया गया। और उस एक्ट के अंतर्गत ये जितने भी निर्णय लिए गए थे कोरोना से मैनेजमेंट संबंधी, वो उस एक्ट के अंतर्गत, और एक महामारी अधिनियम, ये दो अधिनियम के अंतर्गत सारे कार्यों का निष्पादन उस समय हमारे देश में हुआ था। तो इस अधिनियम की, इस एक्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता हमारे देश को थी। अब हम लोग बात करते हैं, एक डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होता है कि भाई डिजास्टर को मैनेज करना है, आपदा को प्रबंधित करना है, तो एक उसको साइकिल को, हर चीज को एक साइकिल में हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा लाइफ साइकिल होता है, ऐसे CO2 साइकिल होता है, ऐसे अलग अलग साइकिल्स के रूप में हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स के रूप में पढ़ते हैं। वैसे ही एक डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होता है जो लगभग 6 एलिमेंट्स के साथ में जो है वो दर्शाया जाता है। तो प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी और डेवलपमेंट, ये 6 चीजें जो है इस पर की जाती है। जिसमें जो प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस, जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो एक्चुअल में पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। बिकॉज 3 एलिमेंट, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस, जो है वो बिफोर अ डिजास्टर, आपदा आने के पूर्व हमें क्या क्या प्रबंधकीय चीजें करनी है, क्या क्या मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करना है, वो सब चीजें हमें प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस के माध्यम से पता चलती है। और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में काम आता है आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, अलग अलग। पर जितना हमारी तैयारी, प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है तैयारी, जितनी अच्छी हमारी तैयारी होगी उतना अच्छा हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो प्रिवेंशन का अर्थ होता है द रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजास्टर, आपदा के जोखिम को कम करने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो आपदा की रोकथाम या प्रिवेंशन। जैसे मैं आपको यहाँ पर कोविड-19 का एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। जब हमारे कोविड-19 वायरस का जब अटैक हुआ, तब हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमें नहीं पता था कि इसका इलाज कैसे करना है, इसके लक्षण क्या है, कैसे इसको मैनेज करना है। तो हमारे यहाँ उस समय गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए कि भाई हमें अभी इलाज के बारे में पता नहीं, कुछ पता नहीं है, तो हम कम से कम प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये मेडिकल साइंस में हम लोग को पढ़ाया जाता है। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। तो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन, से अलग अलग लेवल पर प्रिवेंशन होते हैं। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया मास्क लगाना और 2 गज की दूरी रखना। तो ये एक रोकथाम के लिए, मतलब प्रिवेंशन, रिस्क को कम करना, उस कोरोना वायरस की रिस्क को कम करने के लिए हमने 2 उपाय किए, मास्क लगाना, हाथ धोना और 2 गज की दूरी। क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी इलाज कैसे करना है, कितना भयानक है वायरस है, इसके लक्षण कितने भयानक है, कोई भी जानकारी हमें नहीं थी। तो हमने सबसे पहले प्रिवेंटिव एस्पेक्ट किए, मतलब हमने इससे हमें कैसे बचे, हमें ये वायरस अटैक ना करे, इसके लिए हमें क्या क्या कार्य अपनानी है। तो प्रिवेंशन इज द बेसिक एलिमेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद में आता है प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस मतलब आपदा की तैयारियां, आप कितने तैयार हो आपदा का सामना करने के लिए। तो इसका अगर हम एक मतलब देखें तो द मीनिंग ऑफ प्रिपेयर्डनेस इज द टू स्ट्रेंथन द कम्युनिटी टू कॉप अप विद डिजास्टर। मतलब समाज को आपदा से सामना करने के लिए कैसे क्षमता पूर्ण बनाना, कैसे उसको स्ट्रेंथन करना समाज को, ये पूरा चीज आता है आपका डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में। उनको ट्रेनिंग देके, उनको अवेयर करके, मॉक ड्रिल करके, एक्सरसाइज ड्रिल करके, उनके अंदर जागरूकता फैला के, समय समय पे मॉनिटरिंग, एवेल्यूशन करके, और वहां पर कैसे उसको स्ट्रेंथन करना, कम्युनिटी को कैसे उसकी क्षमता को विकसित करना, कैसे कैपेसिटी को बिल्डअप करना। तो ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर एक तीसरा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है दैट इज कॉल्ड द डिजास्टर मिटिगेशन। इसका मतलब होता है दिस इज अ फिनोमिना टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। मतलब आपदाएं भविष्य में आएंगी, उनको रोक नहीं सकते, उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी आपदाओं को हम सही तरीके से पता नहीं कर सकते कि कितने बजे कितने समय पर कब आएगी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड द डिजास्टर मिटिगेशन, कि हमें ऐसे चीजों का निर्माण करना है, ऐसे चीजों का निर्माण करना है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है जिससे आपदाएं अगर 40-50 साल बाद भी आएंगी, 100 साल बाद भी आएंगी, तो भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई डैमेज नहीं होगा। जैसे हाल ही में जो हमारा नया संसद भवन बना है, 150 वर्ष के टारगेट को लेकर बनाया गया है कि 150 वर्ष तक उसमें किसी भी आपदा का जो है वो प्रभाव ना पड़े। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो दिल्ली है,
जो राजधानी दिल्ली है वो भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। भूकंप के लिहाज से हमारे देश को 5 जोन में बांटा गया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, जिसमें संवेदनशील और अति संवेदनशील जोन 4 और जोन 5 होते हैं, जिसमें उत्तर भारत का इलाका, हिमालयन रीजन, अंडमान निकोबार, कच्छ का रण, ये सारे इलाके जोन 4 और जोन 5 में आते हैं, जहां पर भूकंप 6 से 7 से 8 रिक्टर स्केल तक का भूकंप आने की संभावना है। तो उन बिल्डिंग्स को, जो नया संसद भवन बनाया गया है, उसमें डिजास्टर मिटिगेशन का कॉन्सेप्ट लिया गया है कि आगे आने वाले 150 वर्ष तक भूकंप, बाढ़, साइक्लोन का असर उस पर ना हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डिजास्टर मिटिगेशन, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर इन द फ्यूचर टाइम। तो ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट, जो एक आम जनता को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बाकी की जो 3 चीजें हैं, रिस्पॉन्स, रिकवरी, डेवलपमेंट, ये डिजास्टर होने के बाद, आफ्टर माथ ऑफ डिजास्टर, इसमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस और एनजीओ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, फिर इनके रोल्स आ जाएंगे बहुत सारे, रेस्क्यू, रिलीफ ऑपरेशन, पुनः स्थापित करना, डेवलप करना, वापस से सब चीजें करना। तो इसमें भी जनता का रोल इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, ये आपदा होने के पूर्व हमें कैसे अपने आप को प्रतिस्थापित करना, कैसे अपनी स्किल को डेवलप करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है जानना। इसके लिए मैं आपको एक जापान का भी उदाहरण देता हूँ कि जापान में जो है, आप देखिए, सबसे ज्यादा मोस्ट डिजास्टरस कंट्री इन द वर्ल्ड है जापान। वहां पे भूकंप भी आते हैं बहुत ज्यादा, साइक्लोन्स भी आते हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें होती है, फिर भी वो हमसे आज लगभग 10 से 15 गुना आगे चल रहा है। टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है, सिविलिएशन में हमसे आगे है, बुलेट ट्रेन का जाल बिछा हुआ है। सबसे तेज चलने वाली जो बुलेट ट्रेन है, ओसाका से टोक्यो तक, शिनकानसेन, वो चला रहा है। जबकि भूकंप आते रहते हैं बार बार, साइक्लोन आते रहते हैं, तो वो किस तरह इस सब चीजों को मैनेज करता है, वहां पर डैमेज कम से कम होता है, जान माल का नुकसान कम से कम होता है, क्योंकि जापान ने ये चीज सीख ली है कि हमें आपदा प्रबंधन को अपने अंदर आत्मसात करना है, आम जनता को आपदा प्रबंधन के विषय में जागरूक करना है, और सब व्यक्ति को एक डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर के रूप में काम करना है। जब कोई डिजास्टर आ जाएगा तो हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, हम खुद उसे प्रबंधित करने के लिए अपना योगदान देंगे। ये सोच लेकर जापान चलता है, इसलिए इतने डिजास्टर्स होने के बाद भी वो हमसे इतना गुना आगे है और इतनी फास्ट बुलेट ट्रेन को चला रहा है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो स्किल्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो सोच है, उस सोच को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और वो सोच धीरे धीरे अब हमारे देश में आ रही है, जब से प्राधिकरण बने हैं, अलग अलग प्राधिकरणों का निर्माण किया गया है, एक्ट आया है, तो जागरूकता लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैं कई चीजें देखता हूँ मैम, अभी डॉक्टर को समझाएंगे, सीपीआर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हार्ट अटैक आता है। तो कई आम जनता को ये पता नहीं है कि सीपीआर कैसे देना, सिर्फ मेडिकल स्पेशलिस्ट या नर्सिंग या पैरामेडिकल को पता है। तो उस आपदा को हमें कैसे बचाना, ये हमें नहीं पता है। तो आपदा का प्रबंधन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है आम जनता को समझने के लिए। तो मैंने अभी आपको प्रिवेंशन, प्रिपेयर एंड मिटिगेशन बताया। फिर हैजार्ड, एक होता है खतरा, एक होता है जोखिम, और एक होती है संवेदनशीलता। मतलब हैजार्ड मतलब क्या खतरा है, क्या थ्रेट है, उसको पता करना। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस है, कितना नुकसान हो सकता है, उसको जानना। और वल्नरेबिलिटी मतलब कि क्या पॉसिबिलिटी है, कितना नुकसान होगा डिजास्टर आने के बाद में उस पर्टिकुलर जगह पे, ये जानना। तो ये आम जनता को भी जानना जरूरी है कि हमारा जो शहर, जिस शहर में हम लोग रहते हैं, वो किसी भी डिजास्टर के लिए कितना वल्नरेबल या संवेदनशील है, किस डिजास्टर के लिए संवेदनशील है। भूकंप के लिए है, बाढ़ के लिए है, साइक्लोन के लिए है, सूखे के लिए है, मैन मेड डिजास्टर के लिए है। जब तक उस पर्टिकुलर सिटी या प्लेस की वल्नरेबिलिटी या संवेदनशीलता हमें पता नहीं चलेगी, उस पर्टिकुलर जगह पे डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को हम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और लोगों को अवेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। द रोल ऑफ द जनरल पब्लिक फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इज मोस्ट रिलेवेंट इन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजास्टर। द कॉमन पीपल अवेयर अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट: टाइप्स ऑफ डिजास्टर, कौन से प्रकार के डिजास्टर आपके शहर में आ सकते हैं, रिस्क, हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी, क्या जोखिम है, क्या खतरा है, और क्या डिजास्टर की संवेदनशीलता है, इसके बारे में जानकारी। डूस एंड डोंट्स ऑफ द पर्टिकुलर डिजास्टर, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस अप्रोचेस, मॉक ड्रिल, एक्सरसाइज ड्रिल और सिमुलेशन एक्सरसाइज, ये सब अप्रोचेस है जनरल पब्लिक के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइफ, वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वल्नरेबिलिटी। एक इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी की मैं आपको बताता हूँ, एक प्रश्न मेरा सभी से रहेगा कि भाई हम लोग एजुकेशन क्यों लेते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, गवर्नमेंट भी साक्षर कर रही है, अलग अलग टेक्नोलॉजी सिखा रही है। एजुकेशन हम लोग क्यों ले रहे हैं इतना, क्यों हम लोग पढ़ाई करते हैं कि ग्रेजुएट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, ये सब कर लिया? कहीं ना कहीं तो उसके पीछे एक रीजन होगा। बेवजह हमारे पास ज्यादा पैसा हो गया तो हम पढ़ाई कर लें, ऐसा हम लोग नहीं करते। तो एजुकेशन लेने के पीछे का क्या साइंस होता है? एजुकेशन, हम जो पढ़ाई करना चाहते हैं उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे नॉलेज को एनहांस करना, हमारी स्किल को डेवलप करना। और दूसरा इंपॉर्टेंट मोटो हमारा एजुकेशन लेने का होता है कि एक अच्छी सी कोई जॉब करना, या खुद को एज ए एंटरप्रेन्योर बनाना, या एक अच्छी सी जॉब करना। तो जॉब करना या एंटरप्रेन्योर, ये हम क्यों बनना चाहते हैं? कि भाई हमारे पास में पैसा है, हमारे पास में इनकम हो हमारी। अब ये इनकम ये क्यों होनी चाहिए? हर किसी को इस इनकम की चिंता क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि भाई कोई अगर मुसीबत आ जाएगी, कोई क्राइसिस हो जाएगा, कोई आपदा हो जाएगी, तो हम उसका सामना कैसे करेंगे अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे? जैसे हमने कोरोना के समय देखा, कई कई लोग अपना इलाज नहीं करा पाए क्योंकि इतना महंगा इलाज था। कई 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लोगों के दिए जा रहे थे अलग अलग हॉस्पिटल्स पे, तो वो इलाज नहीं करा पाए, उनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज जो एजुकेशन लेने का है वो है एम्प्लॉयमेंट, या सेल्फ एम्प्लॉयड होना, या किसी यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या एम्प्लॉयमेंट करना। तो ये हम लोग को क्यों करना है? क्योंकि हमें पैसा कमाना है, हमें जो है इनकम करनी है, जिससे हम आने वाली समस्याओं का, आपदाओं का, क्राइसिस का सामना कर सके। तो दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमिकल एंड सोशल वल्नरेबिलिटी। कि जो गरीब है, जो फुटपाथ पर रह रहे हैं, उन पर आपदाओं का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उनके पास में इकोनॉमिकल स्टैंडिंग नहीं है। सोशल वल्नरेबिलिटी, दिव्यांगजन है, छोटे बच्चे हैं, वृद्धजन हैं, उनके ऊपर आपदाओं का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एवरीबडी इज डूइंग द डिजास्टर मैनेजमेंट इन देयर लाइफ। एक एजुकेशन लेके अच्छी कमाई करके हम आने वाली आपदाओं का सामना हम कर सके, अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके, इसलिए हम एजुकेशन ले रहे हैं। तो एजुकेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, द रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द फ्यूचर डिजास्टर इन अवर लाइफ। ये कुछ संवेदनशीलता है जिनको एक आम व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि किन पर आपदा का जो है प्रभाव ज्यादा पड़ता है, किस पर कम पड़ता है, तो उस हिसाब से उसकी प्लानिंग की जाती है। तो हर व्यक्ति, एवरी मैनेजमेंट डिजास्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहा है, एचआर मैनेजमेंट कर रहा है, ये सारे प्रबंधन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता या आपदा के जोखिम को कम करना चाहते हैं, जो भविष्य में हमारे साथ हो सकता है, संभावित हो सकती है, उनका हम सामना कर सकेंगे प्रॉपर तरीके से। इसलिए आज हम इन सब प्रबंधन के जितनी भी स्किल्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जानना एक आम आदमी के लिए जरूरी है कि एजुकेशन भी जो पढ़ रहा है, कॉलेज स्कूल में पढ़ रहा है, वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपदा प्रबंधन में अपना योगदान दे रहा है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो आजकल हमारे यहाँ एक सेंडाई फ्रेमवर्क, योगो फ्रेमवर्क, ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और गवर्नमेंट का जो फोकस है आज, वो डीआरआर पर है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब आपदा के जोखिम को कम कैसे किया जाए। भविष्य में जो भी आपदाएं आएंगी, उसके रिस्क को, उसके हैजार्ड को, उसकी वल्नरेबिलिटी को कैसे कम करे, इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस गवर्नमेंट का है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, वो आपदा का सामना कैसे करेंगे? जैसे कि भूकंप का मैंने उदाहरण दिया, आजकल भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं रेट्रो फिलिंग मटेरियल का प्रयोग करके इमारतों का निर्माण किया जाता है। तो जिससे कि भूकंप की संवेदनशीलता के आधार पर कि किस जोन में भूकंप कितना प्रभावशील तरीके से आएगा, वहां पर वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। तो चाहे अस्पतालों का निर्माण हो, चाहे बिल्डिंग का निर्माण हो, चाहे रोड का निर्माण हो, चाहे पोर्ट का निर्माण हो, चाहे एयरपोर्ट का निर्माण हो, चाहे रेलवे ट्रैक का निर्माण हो, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एक आपको मैं उदाहरण देता हूं, यूएसए के सिएटल सिटी, जहां पर एक एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शन है। और आप यकीन नहीं करोगे, जब वो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी पे विस्फोट होता है, तो पूरी सिटी को खाली होने में कुछ ही घंटे में वो पूरी सिटी खाली हो जाती है। मतलब इवाकुएशन, निर्गमन, इतना जबरदस्त प्रबंधन निर्गमन का किया गया है कि वहां से लोगों को सुरक्षित आसानी से निकाल लिया जाए। पर क्या आज हम इस बारे में सोच सकते हैं हमारे देश में कि कोई आपदा किसी शहर में आएगी तो हम वहां की पूरी जनता को आसानी से वहां से बाहर निकाल लेंगे? पर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हमने जापान से लिया है, जिसको बोला गया है बीआरटीएस सिस्टम, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। और अभी मैं जैसे इंदौर में देखता हूँ
तो ये जो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ये एक प्रकार से इवाकुएशन प्लान का हिस्सा है। जो अच्छी सड़कें बनाई जा रही है आपकी बढ़िया सी, वो एक इवाकुएशन प्लान का हिस्सा है कि जहां से भी अगर डिजास्टर होगा तो जनता, आम जनता को हम जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाल लेंगे, इवाकुएट कर लेंगे। अगर खराब सड़कें होंगी, सड़कें नहीं होंगी, तो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया डेवलप किया जा रहा है, वो सब पार्ट है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का। एजुकेट किया जाना, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ये सब एक डीआरआर का पार्ट है। एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या ये स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है, ये स्मार्ट सिटी आजकल होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है स्मार्ट सिटी का? आप में से अगर कोई बताना चाहे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्मार्ट सिटी। जो हम लोग बातें करते हैं, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं चल रही है, गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी बना रही है, मतलब बना क्या रही है एक्चुअल में? व्हाट इज द स्मार्ट सिटी? कोई अगर बताना चाहे आप में से कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। सर आप, कि इस स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है? हम लोग सुन तो बहुत रहे हैं कि स्मार्ट कर रहे हैं अलग अलग शहरों को, पता हम लोग क्या कर रहे हैं स्मार्टनेस के लिए? ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आप में से कोई बता पाए मुझे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी? मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी का मतलब यही है कि आपकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो स्कीम है उसको वो ढंग से लागू कर सकें जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से मैनेज करें। हम स्मार्ट सिटी से सोचते हैं कि शायद शहर इंफ्रास्ट्रक्चर। का सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन आई थिंक कि सौंदर्यीकरण के साथ साथ जी, जो चलिए, एक वेरी गुड, बैलेंस बहुत बढ़िया। बिठाने की कोशिश की जा रही है वो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है शायद। हम्म, बिल्कुल। ठीक है। देखिए, स्मार्ट सिटी भी कहीं ना कहीं ये पार्ट है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का। आपदा के जोखिम को कम करने का काम यहाँ पर भी हो रहा है। आप देखिए, स्मार्ट सिटी मतलब कि कोई अगर आपदा आएगी, बाढ़ आएगी, फ्लड, अगर बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी और वाटर लॉगिंग अगर ना हो, तो दैट इज ए स्मार्ट। पानी भर जाए सड़कों में, हमारे वाहन वहां पर जाम में ना फंसे, दैट इज ए स्मार्ट। ट्रैफिक जाम में फंसकर एम्बुलेंस जो है अस्पताल ना अगर समय पर नहीं पहुंच पाई, तो वो स्मार्टनेस नहीं है। पर ट्रैफिक जाम के साथ में अगर एम्बुलेंस अस्पताल तक पहुंच गई, तो दैट इज ए स्मार्ट। मतलब स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट टू डेवलप अ बैरियर फ्री एनवायरमेंट, एक बाधा रहित वातावरण का निर्माण। यदि रात को 12 बजे भी मुझे अगर जाना है मार्केट में, तो मुझे सिटी बस आसानी से मिल जाए, वाटर लॉगिंग में मेरे वाहन फंसे ना, एम्बुलेंस को सही तरीके से रास्ता मिल जाए अगर बहुत कोई प्रॉब्लम्स भी हुई है तो, अगर बहुत हैवी रेन भी हो रही तो हमारा टेक्निक टेलीकम्युनिकेशन बिगड़े ना, बिजली ना जाए हमारे शहर से। तो ये बाधा रहित वातावरण का निर्माण करना, टू डेवलप अ बैरियर फ्री एनवायरमेंट, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। इसको स्मार्टनेस बोला जा रहा है। इस आप बाकी उसके बाद में सौंदर्यीकरण करना, सड़कों का निर्माण करना, ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। पर इन सब के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टू डेवलप अ बैरियर फ्री एनवायरमेंट टू एवरी सिटीजन और सिविलियन ऑफ द सिटी। उसको जब भी जरूरत हो सारे सामान मिल जाए, वो आसानी से चले जाए, उसको कोई डर ना हो कि रात को 12 बजे भी सिटी बस में आसानी से चल जाऊं। कोई अगर समस्या होगी तो पुलिस तक मेरा जो है वो जानकारी पहुंच जाए, अलर्ट हो जाए। ये सारी चीजें डेवलप करना, मतलब एक बैरियर फ्री वातावरण का निर्माण करना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। तो ये कहीं ना कहीं बैरियर फ्री वातावरण निर्माण हो गया, मतलब आपने आपदा के जोखिम को कम कर दिया, आपने डिजास्टर के रिस्क को कम कर दिया। So this is a smart city is also a concept of futuristic disaster management। थैंक इसके यू बाद बहुत। इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, सीपीडीआरएम कॉन्सेप्ट, जिसमें कम्युनिटी को साथ में जोड़ के, अलग अलग कम्युनिटी को साथ में जोड़ के आपदा के जोखिम का प्रबंधन करना, उनको जागरूक करना, मॉक ड्रिल करके, एक्सरसाइज ड्रिल करके, उनकी मॉनिटरिंग इवेल्यूशन करके, उनको बार बार उन चीजों के बारे में बता के, प्लान बना के, इवाकुएशन प्लान बना के, इन सब चीजों को करने का जो कॉन्सेप्ट इट इज कॉल्ड सीपीडीआरएम, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। हम लोग मॉल में जाते हैं, कई बार मॉल में जाते हैं, अचानक से आग लग जाती है तो हमें फायर एक्सटिंग्विशर भी चलाना नहीं आता है। बहुत सारे लोग जो विशेषज्ञ होंगे या जो जिन्होंने सीखा होगा उनको चलाना आता है, पर एक आम जनता फायर एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं जानती। वो फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे, फायर ब्रिगेड आज ही इंदौर में
आग लगी तो फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं पाई क्योंकि गली इतनी तंग थी, तो वहां तक पहुंच नहीं पाई, इतना इंक्रोचमेंट हो गया। तो उस समय फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई, तो आम जनता का क्या रोल होगा उस आग को बुझाने में? ये कॉन्सेप्ट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। कैसे फायर एक्सटिंग्विशर चलाना, जो फायर एक्सटिंग्विशर वहां रखा हुआ है उसके बारे में कैसे जागरूक करना लोगों को, कैसे उसकी मॉकड्रिल करवाना। अब वॉल्वो बस में सफर कर रहे हो, कभी हमने ये प्रश्न पूछा है उनसे कि भैया आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है वॉल्वो बस में, ये चलता भी है कि नहीं चलता है? अचानक से आग लग जाएगी तो इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, मैं कहां से बाहर निकलूंगा? ये जागरूकता अगर जनता के अंदर आ गई तो आपदा के जोखिम को कम किया जा सकता है। भूकंप आ गया अचानक से, तो हमें एक नियम का पालन करना पड़ता है, रुको झुको ढको और बचो, उसकी प्रैक्टिस करवाना। अचानक से बिजली गिर गई, हम खुले मैदान में, तो कैसे हमें काम करना है? गैस लीकेज हो गई तो हमें किस दिशा में भागना है? बाढ़ आ गई तो कैसे फ्लोटिंग एड बनाना, अगर कोई डूब रहा है व्यक्ति, जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आ रही, तो फ्लोटिंग एड खाली बॉटलों के माध्यम से कैसे बनाना? ये सब कॉन्सेप्ट एक आम जनता को समझाने की प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। निखिल जी, देन मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। समय की भी हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपने काफी अच्छे बस समग्र दो मिनट रूप और। से। जी जी सर, बस प्लीज। ये एक डायग्राम आप लोग के लिए है कि डिजास्टर के समय हमें पैनिक नहीं होना है, ऑर्गेनाइज करके हमें उसका सामना करना है, एक टीम वंडरफुल। बिल्डिंग के रूप में हमें काम करना है। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अप्रोच है, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर, एनवायरमेंट एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट को लेके। और ये कुछ हमारे ये लास्ट स्लाइड है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अभी निर्धारित किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो ये भी एक प्रकार से कॉन्सेप्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का है कि इन सब चीजों को हमने अगर काबू कर लिया तो हम आपदा के जोखिम, आने वाले भविष्य में जो आपदाएं आएंगी उनके जोखिम को हम कम कर पाएंगे। अगर पॉवर्टी कम करना है, हमें भूखमरी को कम करना है, अच्छी हेल्थ को लाना है, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, ये सब चीजों पर अब गवर्नमेंट फोकस करके अपना काम कर रही है। तो मेरा मोटिवेशन यही रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, टुगेदर वी अचीव द मोर। एंड माय थॉट अबाउट मोटिवेशन इज द प्ले टू प्ले नॉट टू विन, इट इज अ गोल्डन रूल ऑफ विन। तो थैंक यू वेरी मच सर सभी को।